वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग अच्छे से समझिए। एग्जैक्टली नाम इस फाइलम को प्लैटीहेलमिन्थिस क्यों दिया गया है। देखिए, कोई भी जो वर्ड प्लेटी वर्ड है हमारा, इस प्लेटी वर्ड का मतलब क्या है? फ्लेट्स, यानी कि जिनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेट होती है। इसलिए यहाँ पर नाम वर्ड क्या यूज किया गया है? प्लेटी वर्ड यूज किया गया है। जबकि वॉर्म का मतलब क्या होता है? जो वॉर्म लाइक होते हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी सी यानी कि कर्व बॉडी होती है, और जो जनरली डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जनरली हम क्या करते हैं? वॉर्म वर्ड यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो यहां पर याद रखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी जिनकी डोर्सो वेंट्रली फ्लेट होती है। तो बॉडी कैसी होगी इनकी? डोर्सली भी मतलब ऊपर से भी, और वेंट्रली मतलब नीचे की तरफ से भी। तो जिनकी बॉडी ऊपर और नीचे, डोर्सली और वेंट्रली कैसी होती है? फ्लेट होती है। तो याद रखेंगे, बॉडी इनकी कैसी मिलेगी आपको? डोर्सो वेंट्रली फ्लेट बॉडी मिलेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लेट होती है, उन्हें प्लैटीहेलमिन्थिस कहा जाता है। पहली चीज ये दिमाग में रखेंगे। जैसे आप इसका देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इसको, जो आपको लीवर फ्लूक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली कैसा है? इसकी बॉडी जो है डोर्सो वेंट्रली कैसी दिखाई दे रही है आपको? फ्लेट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी बॉडी जो डोर्सो वेंट्रली फ्लेट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लैटीहेलमिन्थिस कहते हैं। अब समझिए आगे, जैसे कुछ बेसिक इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमने एनसीईआरटी वाले पार्ट को ही यहाँ पर देखा है, पर इसको अच्छे से समझना है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लेट बॉडी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेट वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीजें दिमाग में रखेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो मोस्टली एंडोपैरासाइट आपको मिलेंगे। यानी कि मोस्टली कहां पर रहते हैं? बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ये हो सकता है ह्यूमंस के अंदर हो, या फिर किसी अलग अलग एनिमल्स के अंदर, जैसे कैटल्स के अंदर हो सकते हैं। अलग अलग एनिमल, जैसे कुछ कुछ हम देखते हैं टर्टल्स के अंदर मिलते हैं, कुछ फ्रॉक्स के अंदर मिलते हैं, तो कुछ हमें अलग अलग कैटल्स के अंदर मिलते हैं। यानी कि ये किस फॉर्म में मिलेंगे? मोस्टली हमें एंडोपैरासाइट के फॉर्म में ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें, सिंपल समझिए, अगर एंडोपैरासाइट के फॉर्म में, तो इनमें कोई ऐसा अडाप्टेशन हमें चाहिए जो कि एक तरीके से क्या कर सके? न्यूट्रिशन गेन कर सके। एक जो कोई भी एंडोपैरासाइट है वो क्या करता है? बॉडी में किसी दूसरे होस्ट की बॉडी में रहने के लिए कुछ अडाप्टेशन करता है। तो इसमें क्या मिलता है हमें? जैसे कुछ कुछ के अंदर हमें हुक्स मिलेंगे। हुक्स क्या होते हैं? जो कि अधेर कर सके, चिपक सके उस होस्ट बॉडी से, इसलिए इसमें क्या मिलेंगे? हुक्स मिलेंगे। हमें सकर्स मिलेंगे जो कि ब्लड को सक करने के लिए होते हैं। तो हुक्स एंड सकर मिलते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। तो जो भी पैरासाइट मिलेगा उसके अंदर जनरली क्या मिलेंगे? हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या और क्या मिलेगा? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए, एक कोई पैरासाइट है, उसको खुद के एलिमेंट्री कैनाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली वो डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है। इस वजह से ध्यान रखेंगे, वो डायरेक्टली क्या करता है? अपने एलिमेंट्री कैनाल को भी रिड्यूस कर लेता है। और इनमें से कुछ जो होंगे, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। तो याद रखेंगे, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेस से चिपक जाते हैं, जो क्योंकि कुछ कुछ एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम एंडोपैरासाइट है, पर कुछ क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, जो जनरली बाहर से भी चिपक जाते हैं और साथ में ही न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं। कुछ अंदर की बॉडी सरफेस पर जो है वो चिपक जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दोनों टाइप के मिलते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, पर कुछ जो है हमें एक्टोपैरासाइट के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जनरली फर्टिलाइजेशन की, या फिर हम कहते हैं रिप्रोडक्शन की रेट जो होती है वो काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है इनमें। कोई भी जो पैरासाइट होता है, ये भी इसका एक अडाप्टेशन होता है कि वो क्या करता है? अपनी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेता है। तो याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल मिलेगा। डेवलपमेंट इसमें कैसा मिलेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अधिकतर में होता है, कुछ कुछ को छोड़कर मैक्सिमम में क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कई सारी लार्वा स्टेजेस मिलती है। अब यहाँ पर मोस्टली तो हमें 5 लार्वा स्टेजेस मिलती है। अधिक केस यानी कि मैक्सिमम केस में अगर हम बात करें तो कितनी लार्वा स्टेजेस मिलती है? 5 लार्वा स्टेजेस यहाँ पर मिलती है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। कौन कौन सी 5 लार्वा स्टेजेस होती है? थोड़ा यहाँ पर समझिए इस वाले पार्ट को। तो 5 लार्वा स्टेजेस
मोस्टली यहाँ पर हमें इनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए कि मेनी लार्वा स्टेजेस, तो यहाँ पर मोस्टली तो हमें अधिकतर के अंदर 5 लार्वा स्टेजेस मिलती है। कौन कौन सी वो 5 लार्वा स्टेजेस होती हैं आप याद रख सकते हैं। एक होती है मीरासीडियम, तो एक लार्वा स्टेज का नाम क्या है, मीरासीडियम है। एक का नाम है रेडिया, एक का नाम है सर्केरिया, एक का नाम है मेटासर्केरिया, एक का नाम है मेटासर्केरिया, और एक हमारी होती है स्पोरोसिस्ट। ये टोटल 5 लार्वा स्टेजेस इनके अंदर देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी है, मेरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया और स्पोरोसिस्ट। ये 5 लार्वा स्टेजेस मोस्टली हमें देखने को मिलती है। हालांकि कुछ को छोड़कर, जैसे अगर हम बात करें यहां पर टीनिया सोलियम की, ठीक है, टीनिया सोलियम जो है उसमें केवल हमें 3 ही लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती है। यानी कि मैक्सिमम में हमें 5 लार्वा स्टेजेस मिल रही है, जबकि टीनिया सोलियम के अंदर केवल कितनी मिलती है, 3 लार्वा स्टेजेस मिलती हैं। कौन कौन सी लार्वा स्टेजेस इनके अंदर मिलती है हमें याद रखेंगे। एक मिलती है आपको यहां पर ओन्कोस्फीयर, ठीक है, तो एक लार्वा स्टेज कौन सी मिलती है आपको, ओन्कोस्फीयर मिलती है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक मिलती है आपको, ध्यान रखेंगे इसमें मेनली कितनी लार्वा स्टेजेस है, 3, जिनमें से एक है ओन्कोस्फीयर, एक है आपके हेक्साकेंथ, एक है हेक्साकेंथ और एक है सिस्टीसर्कस। ये 3 लार्वा स्टेजेस इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, थोड़ा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल दिमाग में रखें, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का पार्ट जरूर है, पर क्योंकि अब वैसे प्रेपरेशन आपको करनी है कि एनसीईआरटी से बाहर की अधिकतर चीजें आपसे कवर हो। तो याद रखेंगे लार्वा स्टेजेस में यहाँ पर मेनली 5 लार्वा स्टेजेस मिलती है, मीरासीडियम, रेडिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया और स्पोरोसिस्ट। ये 5 लार्वा स्टेजेस जनरली देखने को मिलती है, पर टीनिया सोलियम के अंदर में 3 लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती है, ओन्कोस्फीयर, हेक्साकेंथ और सिस्टीसर्कस। जो अधिकतर मेंबर है उनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, पर मोस्टली सबसे ज्यादा हमें किसमें देखने को मिलती है, कुछ मेंबर्स में, जैसे कि हमारा प्लेन एरिया हुआ। तो प्लेन एरिया के अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेन एरिया के अंदर होती है। इसका एक छोटा सा पार्ट भी अगर ध्यान रखेंगे एक पूरे नए प्लेन एरिया को बना सकता है। इसे यानी कि हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम या हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी हमें किसके अंदर मिलेगी, प्लेन एरिया के अंदर मिलेगी। और चीजें आप याद रखेंगे यहाँ पर, देखिए हम पहले मेन सबसे जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको देख रहे हैं, फिर हम बेसिक फीचर्स की बात भी यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर जो एक्सक्रेशन के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। इस फ्लेम सेल्स के और भी नाम है, फ्लेम सेल को और क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फ्लेम सेल का ही और नाम होता है सोलेनोसाइट। क्या कहते हैं इसको, सोलेनोसाइट सेल, या फिर और क्या कहा जाता है इसको, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया भी इसी का नाम है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कैसी होती है एग्जैक्टली देखिए आप, ये आपका एक का हमारा फ्लैट वॉर्म्स है, ठीक है। इस फ्लैट वॉर्म के अंदर आपको जो एक्सक्रीटरी कैनाल दिखाई दे रही है, अगर आप ये एक्सक्रीटरी कैनाल आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको देखिए आप एक्सक्रीटरी कैनाल को, ये एक्सक्रीटरी कैनाल आपको दिखाई दे रही है। इस एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर जगह जगह पर आपको ये सेल्स दिखाई दे रही है। इस एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर ये सेल पाई जाती है इस टाइप से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं, जिसके अंदर सीलिया भी पाए जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और अंदर की तरफ ये एक्सक्रीटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इस तरीके की सेल्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स या फिर सोलेनोसाइट सेल। बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये केवल हमें इनके अंदर ही नहीं मिलती, इनके अलावा और किस में मिलती है, ये एनसीईआरटी की मैं बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, ये एक्चुअल में एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी कहती है कि एग्जैक्टली ये जो सेल है हमें और जगह पर भी मिलती है। एक तो हमें मिलती है एम्फिओक्सस के अंदर, किसके अंदर मिलती है, एम्फिओक्सस के अंदर। एम्फिओक्सस किसके अंदर आता है, ये एक्चुअल में आता है सिफालोकोडेटा के अंदर। किसके अंदर आता है,
सिफालोकोर्डेटा के अंदर। तो एक तो एनसीईआरटी इसका आपको बोलती है, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं इसको। उसके अलावा और क्या कहती है एनसीईआरटी उस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि ये हमें सम एनालिड्स के अंदर में मिलती है, तो कुछ एनालिडा के अंदर भी मिलती है। उसके अलावा सम रोटीफर्स के अंदर हमें मिलती है, तो सम रोटीफर्स में मिलती है। उसके अलावा एक हमें प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर मिलती है। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमें प्रोटोनेफ्रिडिया मिलती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थिस के अलावा किस किस में मिलेगी आपको? एम्फियोक्सस में, उसके अलावा कुछ एनालिडा के अंदर, कुछ रोटीफर्स के अंदर, और हमें साथ में ही प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर भी मिलती है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब समझना इसके अलावा कुछ बियॉन्ड द एनसीईआरटी एक दो चीज़ों में हम जाते हैं, उसको बिल्कुल समझना, ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी एनसीईआरटी के बाहर है, बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाते हैं थोड़े एनसीईआरटी के बियॉन्ड, तब भी एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन करते हैं जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। एनसीईआरटी तो 100% कवर होगी सही, वो तो पूरा आसानी से हो जाएगी। तो उसके यहाँ पर चीज़ें देखेंगे इनकी बॉडी में, क्योंकि देखो अभी प्लेटीहेल्मिन्थिस जो ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं, यहाँ तक सिलोम इनमें नहीं पाई जाती है। तो इनमें क्या होता है, जो बॉडी वाल है, मान लीजिए बॉडी वाल वाला पार्ट है और ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बॉडी वाल है इनकी, ये एलिमेंट्री कैनाल है इनकी, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई और ये क्या हो गई, बॉडी वाल हो गई। इन एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में ध्यान रखेंगे, यहां पर एक थोड़ा सा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू फील्ड होता है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू फील्ड होता है। इधर की तरफ ले लें हम, इधर की तरफ ले लें, सब जगह पर। इसको कहा जाता है परेनकाइमा टिश्यू। क्या कहते हैं, परेनकाइमा। अब ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्लांट के अंदर परेनकाइमा टिश्यू होता ही है, बट यहां पर भी क्या कहते हैं, उसको परेनकाइमा कहते हैं। ये भी थोड़ा सॉलिड टिश्यू है जो एक तरीके से बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में उस गैप को पूरी तरीके से भरी हुई होती है। यहाँ पर सिलोम तो है नहीं, अभी तक सिलोम बनी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्योंकि सॉलिड एक्चुअल में टिश्यू पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, परेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे परेनकाइमा का होना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का। वहीं एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है आपसे, इनके अंदर क्या होता है, अब इनमें कोई अभी ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम तो अभी डेवलप हुआ ही नहीं है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहां पर आपसे क्या बोला जाता है कि इन ऑर्गेनिज्म में बताइए किस टाइप से एग्जैक्टली इनके अंदर स्केलेटन वगैरह कैसा पाया जाता है, किस टाइप से मूवमेंट कर पाते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये जो परेनकाइमा टिश्यू है, इनके अंदर जब आप देखेंगे तो ये वाटर फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसमें पानी भर जाता है, और ये एग्जैक्टली ये क्या होता है, हार्ड बन जाता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्केलेटन। तो जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो ये एक तरीके से स्केलेटन की तरह काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। तो इनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन भी मिलता है और साथ में परेनकाइमा सेल्स भी मिलती हैं। ये दो चीजें हमने थोड़ी, दो तीन चीजें एनसीईआरटी से थोड़ी बियॉन्ड देखी है, तो इनको बिल्कुल आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उसके अलावा मेन चीजों पर आ जाइए जो एनसीईआरटी हमारी कहती है उन पर। तो अगली चीजें देखिए यहाँ पर, जो अगर हम इनके बेसिक फीचर्स देखते हैं तो बेसिक फीचर्स में क्या हो जाएगा, इनके अंदर हमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी जो है वो ऑर्गन लेवल की बनी हुई है। हालांकि एक जगह जब आप एनसीईआरटी में इस चैप्टर की आखिरी टेबल को देखेंगे तो वहां पर एक जगह पर ऑर्गन सिस्टम भी दे रखा है, तो थोड़ा दिमाग में रखेंगे। कभी कभी अगर ऑप्शन उस तरीके का मिलता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर इनमें होता क्या है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर हम केवल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से इनको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनमें सिलोम अभी तक नहीं आई है, मतलब एसेल्मेट एनिमल्स हैं। सेगमेंटेशन इनमें नहीं पाया जाता है। अब यहां पर एक चीज दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि इनमें जो टेपवर्म है हमारा, जो टेपवर्म है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें शूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्या होता है,
सूडो सेगमेंटेशन, मतलब आप अगर एनसीईआरटी का डायग्राम भी टेपोम का देखेंगे तो वो बाहर से उसमें सेगमेंटेशन जैसा दिखाई देता है, केवल एक्सटर्नली सेगमेंटेशन दिखाई देता है पर इंटरनली नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, सूडो सेगमेंटेड एनिमल्स। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नोटोकोड यहां पर नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन यहां पर कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है, जिनमें भी लार्वा पाया जाता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, हालांकि सभी में नहीं होता, जैसे प्लेन एरिया में लार्वा नहीं होता है, तो ऐसे कुछ कुछ के अंदर लार्वा नहीं मिलता है, पर आपको क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कहती है तो दिमाग में रखना है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है विद मेनी लार्वा स्टेजेस, जिसमें कई लार्वा स्टेजेस, जैसे हमने देखा है जनरली 5 लार्वा स्टेजेस होती है, पर टीनिया के अंदर हमें 3 लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। वहीं आप याद रखेंगे इनके अंदर क्या है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट नहीं पाए जाते हैं, तो ये चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। अब आगे समझिए थोड़ा सा, हमने लास्ट वाला पार्ट जो यहां पर देख रहे हैं ये इनका एग्जाम्पल वाला पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से समझना है, इससे थोड़ा सा इसको भी हम और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनके कुछ 3 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमने लिए हैं। यहाँ पर ये जो 3 है आपको एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, बिल्कुल आपको प्रायोरिटी इनको सबसे पहले देना है। पर हमने कुछ एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल भी लिए। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया जो है ये अगर क्लास में देखें तो कौन सी क्लास में आता है, टर्बेलरिया क्लास के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, टर्बेलरिया क्लास के अंदर आता है। ये एग्जैक्टली इनकी एक क्लास है जिसके अंदर आपका ये हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें फेशियोला की, तो फेशियोला किसके अंदर आता है, ये ट्रेमेटोडा क्लास के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ट्रेमेटोडा क्लास के अंदर आता है। इनकी ध्यान रखेंगे, इनकी केवल 3 ही क्लासेस हैं, एक तो हमारी ये टर्बेलरिया होगी, एक ट्रेमेटोडा हो गई, और जो टीनिया आता है ये कौन सी क्लास है, ये सिस्टोडा क्लास है। तो ये भले ही याद रखने की जरूरत नहीं, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्लास से क्वेश्चन, बट थोड़ा सा हम इतना पढ़ रहे हैं तो बस इतना सा और आप याद रख सकते हैं। समझना, प्लेन एरिया को और क्या कहते हैं, डुगेसिया कहते हैं। ये क्यों पॉपुलर है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी के लिए। तो ध्यान रखेंगे हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर हमें मिलती है। उसके अलावा और क्या याद रखेंगे, अब ये देखो हमने अभी क्या देखा था, इनके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एंडोर पैरासाइट होते हैं, पर प्लेन एरिया जो आपको मिलता है वो कैसा मिलता है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो ये कैसा मिलेगा आपको, फ्री लिविंग मिलेगा। बाकी सब अधिकतर कैसे मिलेंगे, एंडो पैरासाइट मिलेंगे। तो प्लेन एरिया के बारे में ये सब चीजें आप याद रखेंगे। फेशियोला बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। फेशियोला हेपाटिका को हम लीवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीवर में डिसीज कोज करता है कैटल्स के। जो कैटल्स हैं उनके लीवर में, कैटल्स में जैसे शीप वगैरह है, गोट वगैरह है, खासकर इनके लीवर में मेनली डिसीज कोज करता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, लीवर फ्लूक कहा जाता है। ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर आता है, ट्रेमेटोडा क्लास के अंदर ये आता है। ठीक है, अब ये कौन से डिसीज कोज करता है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। डिसीज का नाम है फेशियोलियोसिस। कौन सी डिसीज होती है, बिल्कुल याद रखेंगे, फेशियोलियोसिस डिसीज कोज करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो फेशियोला हेपाटिका है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। ये थोड़ा सा यहां पर याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत जरूरी चीजें जो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कैसा पैरासाइट होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। कलर चेंज करते हैं, तो ये कैसा पैरासाइट मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये कैसा मिलेगा, डाइजेनेटिक पैरासाइट मिलेगा। ठीक है, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जिसका लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता हो जनरली, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी होस्ट होता है वो जनरली क्या होगा, शीप होता है, मतलब कैटल्स होंगे, जबकि जो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट जो यहां पर मिलेगा आपको, वो कौन होता है, स्नेल होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, स्नेल होता है। प्राइमरी होस्ट
उसे हम कहते हैं जनरली जिसके अंदर जो पैरासाइट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, जबकि जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें टीनिया की, तो टीनिया की दो स्पीसीज है जो मनली डिसीज कोज करती है। एक टीनिया सोलियम जिसको हम पोर्क टेकवर्म कहते हैं, यानी कि ये जनरली किससे, जो सुअर है उनके मांस वगैरह से फैलती है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोर्क टेपवर्म कह रहे हैं। और ये जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपको डिसीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेडिकल फील्ड में आगे जब आप कॉलेज में देखते हैं तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि कौन सी डिसीज होती है जो रिलीजन के बेसिस पर हम देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे पोर्क टेकवर्म जो है यानी कि टीनिया सोलियम से होने वाली जो डिसीज है वो जनरली केवल किस में मिलती है, हमें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। जो टीनिया सैजिनिटा है, ठीक है, वो उसको बीफ टेपवर्म कहते हैं। तो ये जनरली किससे होती है, बीफ से फैलती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोनों डिसीज का। इसमें भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, जैसे टीनिया सोलियम सबसे ज्यादा कॉमन डिसीज जो देखने को मिलती है, सब ज्यादा पॉपुलर डिसीज है। तो टीनिया, इस डिसीज का नाम क्या है, टीनियासिस डिसीज है। कौन सी डिसीज होती है, टीनियासिस डिसीज होती है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। टीनियासिस डिसीज के अंदर भी आपको क्या मिलता है, ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। टीनिया दी कैसा है, मतलब दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, डाइजेनेटिक होता है। इसमें भी क्या होगा, प्राइमरी होस्ट जो होता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे, प्राइमरी होस्ट यहां पर कौन होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर डिसीज होती है तो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट होगा। इंटेस्टाइन के अंदर डिसीज होती है जनरली, ठीक है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में डिसीज होती है। तो प्राइमरी होस्ट कौन होगा, ह्यूमन होगा, जबकि इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कौन होता है, पिग होता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे टीनियासिस डिसीज का किससे मिलती है, टीनिया सोलियम से, ओके। ये चीज आप बिल्कुल आप याद रखेंगे। सिस्टोसोमा, जो सिस्टोसोमा है आपका, सिस्टोसोमा के बारे में क्या आप चीजें याद रखेंगे, जो सिस्टोसोमा है इससे सिस्टोसोमियासिस डिसीज होती है।